नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा वीकेंड स्पेशल शो को लेकर, जिसका नाम है पर्दे के पीछे, जिसमें कॉरपोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा गिरा और सबसे महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे जिससे आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो इस हफ्ते भी कई बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों ने चौथी तिमाही के नतीजे अपने जारी किए हैं। तो सबसे पहले उनकी सुध ले लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के Q4 के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कंपनी ने नेट प्रॉफिट में YoY बेसिस पर 752% की धमाकेदार बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल के Q4 में नेट प्रॉफिट 451 करोड़ रुपए था और इस साल की तिमाही में 3,845 करोड़ रुपए प्रॉफिट दर्ज हुआ है। हालांकि रेवेन्यू 7.5% गिरकर 26,966 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 29,180 करोड़ रुपए था। कंपनी का EBITDA 19% बढ़ा है, जिसके पीछे ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और एयरपोर्ट्स बिजनेसेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वजह हैं। कंपनी ने ₹1.30 पर शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है, जिसके रिकॉर्ड डेट 13 जून तय की गई है। खबर से शेयर में 2 मई को 2% चढ़ा था, लेकिन फिर निगेटिव पर जाकर करीब फ्लैट ये बंद हुआ। साप्ताहिक कारोबार के प्रदर्शन को अगर देखें तो भाव करीब 2.5% तक टूटा है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि इसे अवॉइड करने की उनकी सलाह है। उनका ये भी कहना है कि जब तक शेयर 2500 रुपए के ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक के लिए इससे दूर रहें। अदानी ग्रुप से ही अदानी पोर्ट्स ने 1 मई को Q4 के नतीजे घोषित किए हैं। इसमें YoY बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 50% बढ़कर 3,023 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 2,025 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 23% बढ़कर 8,488 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। वहीं EBITDA YoY बेसिस पर 24% बढ़कर 5,006 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 36,000 से 38,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 21,000 से 22,000 करोड़ रुपए EBITDA और 505 से 515 MMT कार्गो वॉल्यूम का टारगेट रखा है। कंपनी का 11,000 से 12,000 करोड़ रुपए का केपिक्स प्लान भी है, जिसमें पोर्ट्स, मरीन, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट शामिल हैं। खबर से शेयर 2 मई को 4% बढ़कर 1,295 रुपए तक पहुंच गया था। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 8.25% मजबूत हुआ है। इस पर BNK सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च रंजित खंडेलवाल का कहना है कि 1,350 रुपए तक का मूवमेंट शेयर में देखा जा सकता है। जो होल्ड कर रहे हैं तो वो इस लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। वहीं फूड डिलीवरी कंपनी और फॉर्मली जोमैटो कही जाने वाली इटर्नल ने Q4 में YoY बेसिस पर नेट प्रॉफिट में 78% का डिक्लाइन दर्ज किया है। इस पर केवल 39 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 175 करोड़ रुपए था। हालांकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 64% बढ़कर 5,833 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,562 करोड़ रुपए था। नेट प्रॉफिट में गिरावट के पीछे YoY बेसिस पर टोटल एक्सपेंसेस में 68% की बढ़ोतरी बताई जा रही है, जो बढ़कर 6,105 करोड़ रुपए हो गई है। क्विक कॉमर्स वर्टिकल ब्लिंकिट में बढ़े हुए निवेश की वजह से भी एक्सपेंस बढ़े हैं। वहीं EBITDA भी 55% कम हुआ है। हालांकि खबर से शेयर का भाव 2 मई को 1% बढ़कर 239 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया था। ओवरऑल वीक में शेयर में करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही कंपनी को लेकर खबर यह भी आई है कि कंपनी ने अपनी 15 मिनट की क्विक डिलीवरी सर्विस को भी बंद कर दिया है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि शेयर से अभी दूर रहें। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए इसे खरीदा जा सके। अब बात जरा सीमेंट कंपनियों के नतीजों की भी कर लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने Q4 में YoY बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ दर्ज की है और ये 2,482 करोड़ रुपए रहा है। वहीं रेवेन्यू 13% बढ़कर 23,063 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। Q4 में कंपनी का EBITDA 11% बढ़कर 4,421 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 77 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड भी ऐलान किया है। खबर से 29 अप्रैल को शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। शेयर के पूरे कारोबारी हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो ये करीब 4.5% टूटा है। इस पर PHD कैपिटल के CEO प्रदीप हल्दर का कहना है कि जिन्हें फ्रेश बाइंग करनी है तो वो 12,400 के ब्रेकआउट के बाद इसे खरीद सकते हैं। जिनके पास शेयर हैं वो लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए इसे होल्ड करें। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स ने 29 अप्रैल को Q4 के अपने नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें कंपनी का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट YoY बेसिस पर 75% बढ़कर 929 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है, जबकि
कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12% बढ़कर 9,872 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 19% बढ़कर 5,670 करोड़ रुपए दर्ज हुआ है। खबर से 30 अप्रैल को भाव करीब 1% बढ़कर 546 रुपए के भाव पर पहुंचा था। ओवरऑल वीक के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो शेयर करीब 3% से ज्यादा कमजोर हुआ है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि स्टॉक को डिप पर बाय करके चल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि करंट लेवल यानी कि 30 अप्रैल के भाव पर उसे खरीदा भी जा सकता है। 28 अप्रैल को घोषित यूको बैंक के Q4 के नेट प्रॉफिट में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 24% उछलकर 665.72 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले के सेम क्वार्टर में ये 537.86 करोड़ रुपए था। यूको बैंक की कंसोलिडेटेड इनकम भी बढ़कर 8,136 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो एक साल पहले 6,984 करोड़ रुपए थी। खबर से शेयर 29 अप्रैल को करीब 4% चढ़कर 32 रुपए पर पहुंचा था। पूरे कारोबारी हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर 4.5% तक मजबूत हुआ है। इस पर हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन का कहना है कि शेयर ने एक्स्ट्रा मूव दिखाया है। ऐसे में करंट लेवल पर बाइंग ना करें, 30 रुपए के लेवल पर आने पर बाइंग की जा सकती है। FY25 के Q4 में विशाल मेगामार्ट के मुनाफे में 88% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नेट प्रॉफिट YOY बेसिस पर बढ़कर 115.11 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 61.22 करोड़ रुपए था। वह रेवेन्यू 23.15% बढ़कर 2,547.89 करोड़ रुपए हो गया है, जो पहले 2,038.93 करोड़ रुपए था। इसके अलावा एबिटा 42.6% बढ़कर 357 करोड़ रुपए हो गया है। खबर से शेयर में 23 अप्रैल को शानदार 10% की तेजी देखने को मिली और भाव 118 रुपए पर पहुंच गया। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो शेयर में 4.5% की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल वीक में शेयर ने करीब 12.5% की तेजी हासिल की है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि शॉर्ट टर्म में शेयर आउट परफॉर्म कर सकता है। ऐसे में 114 से 115 रुपए के भाव पर शेयर आए तो उसे खरीद सकते हैं। 123 से 124 रुपए तक भाव जा सकता है। वहीं बजाज फाइनेंस ने Q4 में 3,940 करोड़ रुपए का स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 3,402 करोड़ रुपए से 16% ज्यादा है। वहीं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19% बढ़कर 4,546 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 3,825 करोड़ रुपए था। जनवरी मार्च 2025 में बजाज फाइनेंस की टोटल इनकम 15,808 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 12,764 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने 44 रुपए का शेयर डिविडेंड की घोषणा भी की है। हालांकि नतीजे एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहे हैं। खबर से शेयर 30 मई को करीब 6% टूटा और 8,556 रुपए पर आ गिरा। पूरे कारोबारी हफ्ते के प्रदर्शन की अगर बात करें तो शेयर 2% से ज्यादा टूटा है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का असर शेयर पर दिख सकता है। ऐसे में 8,450 रुपए पर शेयर पर कॉल ली जा सकती है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का Q4 में नेट प्रॉफिट YOY बेसिस पर 50% बढ़कर 7,264 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल से सेम क्वार्टर में ये 4,837.69 करोड़ रुपए था। QOQ आधार पर भी लगभग डबल मुनाफा कंपनी को हुआ है। Q3 में ये 2,873.53 करोड़ रुपए था। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2.17 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.16 लाख करोड़ रुपए से मार्जिनली ज्यादा है, लेकिन Q3 में 2.19 लाख करोड़ रुपए से मार्जिनली कम है। कंपनी ने 3 रुपए इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। खबर से शेयर 2 मई को करीब 4% चढ़कर 144 रुपए पर पहुंच गया। ओवरऑल वीक में शेयर को अगर देखें तो ये 6.5% से ज्यादा मजबूत हुआ है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह का कहना है कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्हें लोअर क्रूड ऑयल का बेनिफिट मिल रहा है, जो कंटिन्यू भी रह सकता है। IOCL, BPCL, HPCL तीनों ही बढ़िया स्टॉक हैं। इन्हें बाय ऑन डिप की सलाह है। तीनों स्टॉक्स में 10 से 15% तक की रैली इमीडिएटली आएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 3 से 4 महीने के लिए शेयर खरीदे जा सकते हैं और उन्हें होल्ड करके भी चल सकते हैं। साल से 2 साल के लिए बाय और होल्ड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सस्ते वैल्यूएशन है। तो ऐसे में तीनों स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली NCR में CNG और PNG सप्लाई करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 27 अप्रैल को मार्च 2025 तिमाही के शानदार प्रदर्शन अपने सामने पेश किए हैं। कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए, जिसमें मुनाफा 22.2% बढ़कर 349.2 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर है।
रेवेन्यू में भी 5.1% की बढ़त देखी गई है, जो 3,950 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। शानदार नतीजों का असर कंपनी के शेयरों में भी दिखाई दिया। सोमवार 28 अप्रैल को आईजीएल के शेयर 3.84% की तेजी के साथ ₹6.85 उछलकर ₹185.05 पर बंद हुए थे। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 5% तक मजबूत हुआ है। इसके अलावा वर्लपूल कंपनी वर्लपूल इंडिया में 31% हिस्सेदारी बेच सकती है। एडवेंट, बेन कैपिटल, टीजीपी और केकेआर ने निवेश के लिए संपर्क किया है। कंपनी के एशिया रेवेन्यू में वर्लपूल इंडिया का 85% योगदान है। 29 अप्रैल को शेयर में 7.5% की तेजी देखने को मिली थी खबर के बाद, और भाव ₹1,330 पर पहुंचा था। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर करीब 4.5% चढ़ा है। इस पर हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन का कहना है कि शेयर काफी अच्छा है। 1260 या 1270 के लेवल पर भाव अगर जाए तो खरीदारी की जा सकती है। साथ ही इंफ्रा सेक्टर की कंपनी एनसीसी को अप्रैल में कुल 1,663 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। 30 मई को मार्केट बंद होने के बाद कंपनी ने एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी थी। इसमें बिल्डिंग डिवीजन में 1,082 करोड़ रुपए के ऑर्डर शामिल हैं। वहीं ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन से जुड़े 581 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। खबर से शेयर 2 मई को 2.5% चढ़कर ₹217 पर पहुंच गया। पूरे हफ्ते में शेयर 2% से ज्यादा बढ़ा है। इस पर मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर साइडवेज है, इसलिए नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। जिनके पास स्टॉक हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया ने 29 अप्रैल को पद से इस्तीफा दे दिया। बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में बड़ी अकाउंटिंग गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कठपालिया ने अपना इस्तीफा दिया है। इससे पहले सोमवार को डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने भी इस्तीफा दिया था। बैंक के डेरिवेटिव खातों में 1960 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई गई थी। इस्तीफे के बाद बैंक ने आरबीआई से कार्यकारी समिति के गठन की मंजूरी की मांग की थी, जो मंजूरी दे दी गई है आरबीआई की ओर से। सीईओ की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए कमेटी का गठन होगा। खबर से 30 अप्रैल को शेयर 1% से ज्यादा टूटकर ₹810 पर पहुंच गया था। इसके अलावा एक और खबर सामने आई थी। इसमें इंडसइंड बैंक को ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना को डेरिवेटिव ट्रेड्स में चूक की पहले से ही जानकारी थी। मतलब मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, जिसके लिए पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। खबर से 2 मई को शेयर 1.5% बढ़कर ₹850 पर पहुंच गया। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर में 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। इस पर रजनीश खंडेलवाल का कहना है कि मैनेजमेंट में सफाई हो रही है, फ्रेश मैनेजमेंट आएगा, प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, करेक्शन आ चुका है। ₹780 के भाव पर आने पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। और आखिर में बात इस हफ्ते इस वित्त वर्ष के पहले मेन बोर्ड आईपीओ की। 28 अप्रैल को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला एथर एनर्जी का आईपीओ 30 अप्रैल को बंद हुआ, लेकिन इसे ठंडा रिस्पांस ही मिला है। कुल मिलाकर 1.43 गुना ही ये सब्सक्राइब हुआ। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज कोटा 5.43 गुना भरा। इसके बाद रिटेल निवेशक 1.78 गुना, क्यूआईबी 1.70 गुना और आखिर में एनआईआई केवल 66% ही भरा। एम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आशा जैन का इस पर कहना है कि प्रेजेंट सिनेरियो में इस आईपीओ पर बेट लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन फ्रंट पर ये फुली प्राइस्ड लगता है। पर कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक हैं, लॉसेज जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम भी होंगे। ऐसे में लिस्टिंग के बाद इसे देखा जा सकता है। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।